हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, जो कि आपका यूपी बोर्ड का जो बुक है वहाँ से प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुविकल्पी है। आपको मालूम होता है बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं उसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर में दिए रहते हैं, जिसमें से एक ही सही होता है और सही उत्तर के सामने में सही का निशान लगाना होता है या उसको छांट करके अलग लिखना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का दिया गया है, इसमें से किसके अणु के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा ठोस पदार्थ होता है उसके जो अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं कहीं ना कहीं द्रव और गैस से अधिक होता है। ये मान लीजिए ठोस के हैं तो द्रव के थोड़े उससे दूर रहेंगे और गैस के क्या रहेंगे, गैस के बहुत दूर दूर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से ठोस कौन दिख रहा है इस ऑप्शन में चारों में से? पानी आपका द्रव है, यानी कि थोड़ा सा ये जो इनका अंतराल होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन जो बर्फ़ है वो आपका ठोस में आ जाएगा। ठोस में क्या होता है, बहुत पास पास में रहते हैं। भाप आपका गैस के अंतर्गत आ जाएगा, ऑक्सीजन भी गैस में आ जाएगा। तो जो इनके बीच अंतर आणविक बल होगा, आकर्षण बल होगा, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच बहुत अधिक होगा। जबकि बर्फ़ में उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन सबसे कम किस में होगा, बर्फ़ उसमें पानी में थोड़ा कम होगा, लेकिन बर्फ़ में सबसे अधिक आकर्षण बल होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि बर्फ़ है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा है। तो धावन सोडा क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि चौथा ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको मालूम होता है जो धावन सोडा होता है क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं हो सकता है, यहाँ पे बीच में ऐसे लग जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं NaOH होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH होता है। प्रश्न नंबर गा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सही सूत्र है यहाँ पहले देखा है कैल्शियम यानी कि CaOH, जो कि गलत है। दूसरा देख रखा है Ca2OH, ये भी गलत है। तीसरा दे रखा है CaOH का होल थ्राइस, ये भी गलत है। और चौथा दे रखा है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा Ca ब्रैकेट में OH का होल थ्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर घा दे रखा है, इसमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, सबसे अधिक अम्ली कौन होता है, हमको पता होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 होता है, सबसे अधिक होता है HNO3, सबसे अधिक ये अम्ली होता है। उसके बाद हमारा एस्टिक अम्ल होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, फिर एसिटिक अम्ल होता है, इस प्रकार से और सब अम्ल होते हैं। लेकिन सबसे इसमें से जो प्रबल अम्ल होता है कौन सा होता है, वो हमारा होता है HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। प्रश्न नंबर अगला है, इसमें से कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है। तो हमको मालूम होता है लाल लेटोस पेपर और क्या नाम है कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन क्या है, ये सब एक तरीके से इंडिकेटर का काम करते हैं। कौन सा अम्ल है, क्षार का अगर पता लगाना होता है लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर के माध्यम से पता लगाते हैं। इसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज ये भी आपका सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिनोप्थलीन भी आपका इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि हमारा एंटासिड जो होता है वो सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से का वाला दिया है, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। जो हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो किस प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे हम, परमाणु। कम से कम खाली स्थान यहाँ पे है, तत्वों के संयोजन से यौगिक बनते हैं। कम से कम अगर आपके पास 2 तत्व हैं, जब इनका संयोजन होगा, 2 एलिमेंट अगर आपस में जुड़ेंगे तो क्या हमारा बनेगा, यौगिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम क्या लिखना है, 2। अगला प्रश्न है, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान कितना होता है।
तो हमको पता है जो गैस के अणु होते हैं उनका जो उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत ही क्योंकि ये बहुत बहुत दूर दूर रहते हैं, इनके बीच हम नगण्य मान सकते हैं कि इनके बीच आकर्षण बल लगता ही नहीं है। सबसे अधिक किसमें लगेगा? ठोस में क्योंकि उसके अणु बहुत पास पास रहते हैं। उसके बाद द्रव में थोड़े से उसके दूर रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं इसमें लगेगा। लेकिन जो गैस वाले होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो बहुत दूर दूर जब होंगे तो वहाँ पे उसका जो आकर्षण बल का मान होगा वो कहीं ना कहीं हम नगण्य मान सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर मान सकते हैं। तो खाली स्थान में क्या भर देंगे हम लोग? नगण्य है। अगला प्रश्न है, जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो आपको मालूम है, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पे तरल के स्थान पे आप गैस लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जल की 3 अवस्थाएं पूछा है, तभी तो वही होगी। तो यहाँ पे तरल के स्थान पे आप लिख लीजिएगा गैस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ठीक है। ठोस हो जाएगा, फिर द्रव और गैस। यानी कि अगर हम जल की 3 अवस्थाएं देखते हैं, एक बार अगर उसको बर्फ़ के रूप में है तो हमारा ठोस कहलाता है। मान लीजिए वाष्प के रूप में है तो हमारा क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। और अगर वो पानी के लिक्विड के रूप में है तो क्या कहलाता है? तरल कहलाता है या द्रव कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप चाहे द्रव वाला काट दीजिएगा चाहे तरल वाला काट दीजिएगा, उसके स्थान पे आप लिख देंगे गैस। अगला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देते हैं। तो जो अम्ल होते हैं क्या करते हैं, जो नीला लिटमस पेपर होता है उस पर अगर हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अगर हमको पता करना है कि कोई हमको 2 बिलियन दे दिया गया, उसमें पूछा गया है उसमें क्षार है कि अम्ल है, तो हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर के माध्यम से उसको इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अम्ल होगा तो वो जो नीला लिटमस पेपर होगा उस पर डालेंगे तो नीला वाला कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो हमसे पता चल जाएगा कि जो हमें सोल्यूशन दे रखा था वो कैसा है? वो अम्लीय है। भस्म को स्वाद, जो भस्म का स्वाद होता है, यहाँ पे का लिख लीजिएगा। भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा तथा कसैला होता है। भस्म पानी में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। जो अम्ल होते हैं वो किससे? क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि HCl है, और HCl को हम अगर क्षार से क्या नाम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा? लवण, यानी कि NaCl बन सकता है आपका, ठीक है। और जल बनाएगा H2O बना सकता है। NaCl हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है? लवण होता है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, जो कि आपका रिक्त स्थान, यहाँ पे सही कथन के सामने में सही का निशान लगाना है और गलत कथन के सामने हमें गलत का निशान लगाना है। तो जो वैसे पहला यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। तत्व जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। अभी आपने देखा जो तत्व हमारा होता है केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तो ये भिन्न भिन्न नहीं होकर के, क्या अगर यहाँ पे एक प्रकार का होता तो सही होता, लेकिन इन्होंने भिन्न भिन्न लिख दिया, इसकी वजह से यह ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। अगला है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। तो जो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ससंजन बल। ये बिल्कुल अलग है, इसको बोलते हैं एडिशन, यानी कि असंजन बल। तो ये बात गलत हो जाएगा यहाँ पे। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतराकाश कहते हैं। जो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान होता है उसको अंतराकाश नहीं बोला जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। चांदी यानी कि Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, तो हाइड्रोजन की जो परमाणुकता होती है वो 2 है, ये भी बात बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कोई नए परमाणु नहीं जुड़ते हैं, तो इसमें बोला कुछ जुड़ जाते हैं, तो इसलिए गलत हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटकर लिखिए। कथन का है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तो ये बात सही है। सिर के, यानी जो यहाँ पे जो कथन जो सही है उसी को हमको लिखना है और जो गलत है उसको छोड़ देना है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांट कर लिखना है। तो जो अम्लों का खाद के जो स्वाद होता है खट्टा होता है। आप देखते हैं अम्ल क्या होता है, जैसे नींबू है, संतरा है, किसके अंतर्गत आते हैं? ये अम्ल। और इसको जब हम खाते हैं तो किसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये बात सही है, यानी इसको हम लिख लेंगे, जो सही होगा वही लिखना है। खाला है, सिरके में टार्टेरिक अम्ल होता है, तो सिरके में टार्टेरिक अम्ल नहीं होता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है, तो इसमें ध्यान में रखना है, इसको नहीं लिखेंगे ये, क्योंकि ये गलत है। फिनोप्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। जो फिनोप्थलीन का रंग है अगर उसको हम क्षारीय विलयन में डाल देते हैं तो कैसा हो जाता है? वो एक तरीके से इंडिकेटर का रूप होता है, और इंडिकेटर के
जो इंडिकेटर होता है, जब उसको हम, जो फिनाफ्थलीन होता है, जब भी क्षारीय मिलियन में हम जब डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, जो बिलियन का कलर हो जाता है कैसा होता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, ये बात सही थी तो इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, तो साबुन में क्षारीय गुण नहीं होते हैं पहली बात तो इसलिए इसको लिखेंगे नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो ये बात सही है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है NaOH, ठीक है, ये क्या होता है, क्षार होता है। अगर उसको हम ब्रेक करते हैं तो Na+OH- का आता है। साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, तो जो जो हमारा साबुन होता है किससे बनता है, कास्टिक सोडा से, ये बात सही है। तो जो जो सही था उसको हमको लिख लेना है और जो सही गलत थे उसको छोड़ देना है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हीलियम दे रखा है, आर्गन है, चांदी है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरियम है और क्रोमियम है। तो हमको मालूम होता है जो हीलियम का जो प्रतीक चिन्ह होता है क्या होता है, He होता है। आर्गन का क्या होता है, Ar होता है। चांदी का अर्जेंटम बोलते हैं यानी कि Ag बन जाएगा। सोडियम का Na हो जाएगा। पोटेशियम का हो जाएगा K। बेरियम का Ba हो जाएगा और क्रोमियम का Cr हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। कम से कम आपको 30 जो एलिमेंट दे रखे होते हैं, जो 30 तत्व दे रखे हैं 1 से लेकर के 30 तक, वहाँ तक आपके नाम याद होने चाहिए और उसके प्रतीक चिन्ह भी आपको याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे आप पहले से आपको प्रतीक चिन्ह पहले दे रखा है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे सोडियम पहला है, दूसरा कार्बन है, तीसरा है ब्रोमीन, मैग्नीज, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसके नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा और सबको याद भी कर लेंगे। जैसे कि सोडियम का होता है Na, कार्बन का होता है C, Br का यानी कि ब्रोमीन, Mn का मैगजीन हो जाएगा और Ag का यानी कि सिल्वर हो जाएगा और ये Au गोल्ड हो जाएगा, Ba बेरियम हो जाएगा, Ca कैल्शियम हो जाएगा और Mg मैग्नीशियम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन तत्व सम्मिलित हैं। तो इसमें यहाँ पे यौगिक दे रखे हैं, ये पूरा आपका एक टोटल CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड ये आपका यौगिक है। तो यानी पूछा गया है जो जो यहाँ पे अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 यौगिक यहाँ पे दे रखे हैं। टोटल 7 यौगिकों में हमको अलग अलग छाट के बताना है कौन कौन से तत्व सम्मिलित हुए हैं। जैसे कि पहले वाले में दे रखा है कैल्शियम और क्लोराइड है, तो Ca हमारा कैल्शियम हो जाता है, Cl2 हमारा क्या होता है, क्लोराइड, क्लोरीन यानी कि क्लोराइड या क्लोरीन लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि Al2SO4 यानी कि Al क्या होता है हमारा, एल्युमिनियम होता है Al। SO4 का होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यानी कि S से हमारा सल्फर बन जाता है, O से हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। तो Al हमारा एल्युमिनियम बन गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया इसमें। इसी प्रकार MgO, तो Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, P का मतलब होता है फास्फोरस और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। इसी प्रकार कैल्शियम में हो जाएगा, यहाँ पे CaCO3 में कैल्शियम है और कार्बन है और ऑक्सीजन है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे C6H12O6 जो है, जो कि C मतलब होता है कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, तो कार्बन एक तत्व हो जाएगा, दूसरा तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 8, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, ये एक यौगिक का सूत्र NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित है। यानी कि जो भी प्रश्न ऊपर आपने किया 7वां, तो वही आपको बताना है इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित है, तो उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं आपको। तो लिखेंगे यौगिक NaOH में सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित हैं। प्रश्न नंबर का, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैस से भिन्न है। जो ठोस पदार्थ हैं वो किस प्रकार से द्रव और गैस से भिन्न है, इसको आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, ठोस पदार्थ निम्न प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है। पहला पॉइंट है, ठोस पदार्थों के अणु जो होते हैं द्रव एवं गैस की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं। आपको मालूम होगा जो ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो द्रव और गैस वाला बहुत दूर होगा। ये मान लीजिए आपका गैस हो गया, ये मान लीजिए आपका द्रव हो गया और ये आपका मान लीजिए ठोस हो गया।
तो देख रहे हैं कि इसके इनके बीच कितना गैप है, बहुत ही कम है। इनके बीच थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो ठोस के अणु होते हैं वो द्रव एवं गैस की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं। दूसरा पॉइंट है ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल एवं द्रव एवं गैसों की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वो पास में रहेंगे तो उनके बीच आकर्षण बल ठोस में अधिक लगेगा, जबकि हमारे द्रव और गैस में बहुत ही कम लगेगा। द्रव में थोड़ा लगेगा भी, लेकिन गैस में बिल्कुल नगण्य के बराबर लगेगा। तो ये 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। जो ठोस पदार्थ की आकृति होती है वो कैसा होता है, एक निश्चित होता है। अगर आपको पत्थर दिख रहा है तो उसकी आकृति और आयतन सेम है, लेकिन जो गैस का द्रव का होता है, गैस का होता है, उसकी आयतन और आकृति निश्चित नहीं होती है। आयतन निश्चित तथा गैसों की ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। लेकिन जो आपका द्रव होता है, द्रव पदार्थ में आकृति निश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता, क्योंकि जिस बर्तन में इसको रख देते हैं उसका ही आयतन वो ले लेता है। प्रश्न नंबर गा दे रखा है रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है। जहाँ पे हम लोग जैसे कि हम हीलियम को बोले He, हाइड्रोजन को बोले H, तो जो इसका प्रतीक हम उपयोग करते हैं इससे हमें क्या लाभ होता है इसको आपको बताना है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित होते हैं। तो ये हमको पता चल जाता है कि कितना जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको दर्शाने में पहली बात हमको लाभ होता है और आसानी से हम कर पाते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा चीज़ ये है, दूसरा लाभ यह है कि हमको पता चल पाता है कि कितने अणु लेने हैं, कितने नहीं लेने हैं। तो अणुओं का मात्रा भी पता चलता है, इससे हमें कितने अणु हमें क्रिया कराने हैं। प्रश्न नंबर घ दे रखा है H2 + 2H में क्या अंतर है। अगर H के पीछे 2 लगा जाए और H से पहले 2 लग जाए तो उसके बीच में क्या अंतर होता है, इसको आइए समझते हैं। दे रखा है H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो H2 का प्रयोग हम करते हैं तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, एक अणु है, ठीक है, एक अणु को दर्शाता है। जबकि 2H का प्रयोग हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए। अगर हम 2H लिख रहे हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो अणु है वो कितने हैं, 2 अणु हैं हाइड्रोजन के। कितने हैं, जिसमें एक ही अणु होता है, इसमें 2 अणु है। यानी कि ये दोनों अंतर, इसमें दोनों में क्या अंतर है कि H2 एक के अणु को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि 2H है हाइड्रोजन के 2 परमाणु को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अम्ल क्या है। तो वह पदार्थ जो स्वाद में इकट्ठे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। आपको मालूम है कौन कौन से पदार्थ है, और इसको हम pH के माध्यम से पता कर पाते हैं कौन से पदार्थ खट्टे हैं, कौन से क्षारीय हैं। तो इससे कि यहाँ पे शून्य होता है, शून्य से यहाँ पे शून्य नहीं होता है, यहाँ पे आपका होता है 7 से नीचे शून्य तक जब जाते हैं 6, 5, 4, 3 ये pH वैल्यू होता है, pH स्केल होता है। और 7 से ऊपर जाएंगे 8, 9, 10 और कहाँ तक चलता है 14 तक। तो ये जो अगर 7 से ऊपर कोई अगर किसी तत्व का pH निकालते हैं, pH वैल्यू निकालते हैं, पोजीशंस हाइड्रोजन निकालते हैं, अगर वह 7 हो तो हमारा उदासीन कहलाता है, 7 पे उदासीन हो जाता है। 7 से अगर कम होता है pH तो हम बोलते हैं अम्ल है, और अगर 7 से अधिक होता है तो हम कहते हैं क्षार है, ठीक है। अगर pH 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 के बराबर है तो उदासीन, और 7 से कम है तो हमारा अम्ल कहलाता है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं जो वह पदार्थ जो स्वाद में इकट्ठे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे यौगिक है जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, जैसे कि HCl को अगर हम पानी में घोलते हैं तो क्या बनेगा, H+ एक आयन निकलेगा और Cl- का, यानी जिसमें H+ आयन जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं उसको हम बोलते हैं अम्ल। अगर हम किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं, अगर मान लीजिए NaOH को पानी में घोलते हैं तो Na+ का बनेगा, और जो H वाला जो आपका पोर्शन होगा OH- ये क्या होगा, माइनस में आएगा। यानी जब अगर क्षार पूछता है तो क्षार अगर बताएंगे कि क्षार वे यौगिक हैं जो पानी में घुलने के बाद OH- आयन देते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। जबकि अगर आपसे अम्ल पूछा जाए तो आप कहेंगे अम्ल वे यौगिक होते हैं जो पानी में घुलने के बाद हमें क्या देते हैं, H+ आयन। जैसे कि आपने जो घोला HCl को जो आपने घोला तो किस में टूटा, H+ आयन में और
Cl आयन में। अगला है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। जब इसको हम अम्ल को क्षारों से क्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, एक लवण बनाता है, दूसरा पानी। यानी लवण में आपसे NaCl जैसा हो सकता है, पानी में H2O यानी जल हो जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि। इसके अंदर जो अम्ल होते हैं कौन कौन से हैं, यहाँ पे उदाहरण देकर समझाया गया है कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि H2SO4 हाइड्रोजन H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो जाएगा। ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। सूचक किसे कहते हैं, अगला प्रश्न है किन्हीं दो सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। भाई जानते हैं क्या होता है सूचक। अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचक को अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। नीले तथा लाल रंग वाला लिटमस पत्र यानी कि पेपर तथा गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सूचक हैं। तो यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप में कौन कौन से ऐसे सूचक हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, तो उसमें नीला तथा लाल लिटमस पत्र यानी पेपर जो होता है, तथा उसके साथ साथ जो गुड़हल की पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी एक तरीके से हमें इंडिकेटर का कार्य करती हैं, जो कि हमें प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, नेचुरल पाई जाती है। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है। अगर नीला लिटमस पेपर है उसको हमने अम्ल में डुबो दिया तो कैसा उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और लाल लिटमस पेपर जो पेपर होता है, लिटमस पत्र होता है, उसको अगर हम क्षारीय विलयन में डुबोते हैं तो उसका रंग कैसे हो जाता है, नीला हो जाता है। इसी प्रकार गुड़हल की पंखुड़ियाँ अम्लीय विलयन पर गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन पर हरा रंग काला कर देती हैं। अगर हमारे पास गुड़हल की पंखुड़ी है उसको हम अगर अम्ल में डुबो देते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, गहरा गुलाबी होता है। अगर उसको हम क्षार में डुबोते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, हरा रंग हो जाता है। इस प्रकार से हम अम्ल का जो पहचान है, जो इंडिकेटर है अम्ल का पहचान किससे कर सकते हैं, अम्ल और क्षार का, एक तो गुड़हल की पंखुड़ियों के माध्यम से कर सकते हैं, एक तो हमें लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर को माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। तो उत्तर में लिखेंगे अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना क्या है, उदासीनी क्रिया है, उदासीनीकरण क्रिया है। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से अम्ल क्षार एवं लवण को अलग अलग छांट कर लिखिए। इसमें आपको देखना है कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है, उनको सबको अलग अलग छांट के लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है पहले नींबू का रस क्या है, कास्टिक सोडा क्या है, बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम सल्फेट क्या है, सिरका क्या है, जिंक ऑक्साइड क्या है, नमक क्या है, इमली का रस क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है। इन सबको जो क्षार है, क्षार वाले यहाँ पे इस प्रकार से एक कॉलम बना लेंगे, एक में लिखेंगे अम्ल, एक में लिखेंगे क्षार और एक में लिखेंगे लवण। उसमें से छांट के लिखेंगे, जो अम्ल वाले होंगे इसमें लिख देंगे, क्षार वालों को इसमें लिख देंगे और लवण वाले को इसमें लिख देंगे। तो हमको पता है नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है, सिरका कैसा होता है, खट्टा होता है, इमली का रस कैसा होता है, खट्टा है। तो ये सब क्या किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अम्ल के अंतर्गत आ जाएंगे। जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है वो क्षार होता है, जिंक ऑक्साइड वो भी हमारा क्या होता है, क्षार होता है। कास्टिक सोडा यानी कि इसको हम KOH होता है हमारा, इसको हम घोलेंगे तो इसमें क्या होगा, OH माइनस आयन देगा। जब OH माइनस आयन होता है उसमें क्या होता है, वो हमारा लवण होता है। ये हमारा जो कास्टिक सोडा है ये हमारा क्षार के अंतर्गत भी आ जाएगा, इसमें दोनों में आ सकता है क्योंकि लवण भी है और क्षार है, तो दोनों अगर रहेगा तो हमको लवण में इसको लिखेंगे। कैल्शियम सल्फेट हमारा लवण है, नमक NaCl नमक है, लवण है, और मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा लवण है। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है। मान लीजिए हम यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिया कराते हैं NaCl के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH। अगर इसको हम रिएक्शन कराते हैं HCl से तो हमें HCl से कराएंगे तो हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे तीर का निशान लगा लीजिए। तो सोडियम जो Na का रिएक्शन होगा H के साथ क्या बन जाएगा, Na, यहाँ पे
सोडियम का क्रिया किससे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, देखो प्लस वाला नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव वाला जो होगा वो प्लस वाला, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ओ एच जो होगा माइनस का होगा, एच प्लस का, यानी जो प्लस वाला का माइनस के साथ जाएगा और जो माइनस वाला होगा प्लस के साथ जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे माइनस वाला सी एल है और एन ए जो प्लस है, तो एन ए के साथ क्या आ जाएगा, एन ए के साथ हमारा सी एल आ जाएगा, तो एन ए सी एल बन जाएगा प्लस से, और एच के साथ हमारा ओ एच चला जाएगा तो हमारा जल बन जाएगा H2O। इस प्रकार से पहला रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड और H2O यानी कि जल। दूसरा रिएक्शन दे रखा है NaCl का कराना है, Na का Cl से कराना है, तो Na प्लस Cl, अगर इसको हम आपस में कराते हैं तो क्या बनता है, तो इनको मालूम है ये प्लस का है, ये नेगेटिव, प्लस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो NaCl हमारा क्या बन जाएगा, NaCl जो कि होती है सोडियम क्लोराइड। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।